नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं फलित ज्योतिष सीखने के क्रम में। आज इस विषय का, इस कार्यक्रम का 5वां भाग लेकर। आज का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम द्वादशों भावों के नाम, इनसे विचारणीय विषय और जिस विषय के बारे में हमें विचार करना है, हमें कैसे पता चले कि किस भाव से विचार करना है, ये आज हम जानेंगे। यानी आज का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है जो लोग फलित ज्योतिष में रुचि लेते हैं। चलिए बिना विलंब किए अपने कार्यक्रम की ओर चलते हैं। बोर्ड पर मैंने चक्र बनाया हुआ है और इसमें 12 भाव के नाम, साथ ही साथ प्रत्येक भाव से, ये चूंकि 1 नंबर से जो कुंडली प्रारंभ होती है तो ये काल पुरुष की कुंडली होती है, तो काल पुरुष का कौन सा अंग कहां पर है ये याद रखिए। काल पुरुष का कौन सा अंग कहां पर है ये भी मैंने यहां पर लिख रखा है ताकि आसानी हो जाए आपको समझने में। और ये याद रखना होगा कि जन्मांक चक्र में काल पुरुष का कौन सा अंग कहां पड़ता है, क्योंकि यह विचारणीय होगा, आगे आपको विचारणीय होगा। जब तक आप अंग के बारे में नहीं जानेंगे तो अंग से संबंधित अगर कोई विवेचन करना हो तो आप उसके विषय में पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले 12 भावों के अगर हम नाम की बात करें तो सबसे पहले भाव को तनु कहते हैं। तनु अर्थात तन, आपका शरीर। आगे मैं बताता हूं। और धन, द्वितीय भाव से आपके धन का विचार होता है। मुख्य नाम पहले बता रहा हूं, फिर इसके बाद आगे आपको इसमें समझाता हूं। दूसरे भाव को धन कहते हैं, इससे आपके धन के बारे में विचार किया जाता है। आपके पैतृक संपत्ति इत्यादि कुटुंब के बारे में भी विचार किया जाता है। तीसरे घर से सहज, इसका नाम है सहज, आपके छोटे भाई बहनों का विचार इस घर से किया जाता है। सुहृत चौथे घर को कहते हैं, यह आपके सुखों का घर है, आपके मां का घर है। कुंडली का ये जो 5वां घर होता है जन्मांक चक्र का, इसे बुद्धि का घर कहा गया है, संतान सुत का घर कहा गया है। ये मुख्यतः संतान का घर कहा गया है, लेकिन है ये बुद्धि का भी घर। वहीं 6वें भाव से रिपु, रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों का विचार किया जाता है। रिपु का नाम इसको दिया गया, रिपु शब्द कहा गया। 7वें भाव से जाया, पत्नी का विचार करते हैं। 8वें से मृत्यु का, तो जाहिर सी बात है आयु का विचार भी यहीं से होगा। धर्म का विचार, भाग्य का विचार 9वें भाव से। 10वें भाव से कर्म का विचार, पिता का विचार, और कई जगहों पर पिता का विचार 9वें भाव से भी करते हैं, कई जगहों पर 10वें भाव से भी। मैं 10वें भाव से कह रहा हूं, 9वें से भी जो कह रहे हैं वो भी अपना तर्क रखते हैं, लेकिन हां, दोनों में ही कहीं ना कहीं यहां पर कुछ पॉइंटों में कमी आ जाती है। मैं सदैव कहा करता हूं कि 10वें से पिता और 9वें से पिता के सुखों का विचार। खैर, 11वें भाव से आय और 12वें भाव से व्यय का विचार करते हैं। अब वहीं काल पुरुष के अंगों की मैं बात एक सरसरी निगाह में कर देता हूं ताकि इसको आपको ध्यान में रख लेना है, तब हम आगे अपने मुख्य विषय की ओर चलेंगे। काल पुरुष के अंगों की बात करूं तो प्रथम भाव में मेष राशि होती है और मेष राशि से मस्तक का विचार करते हैं। ये जो हिस्सा है माथे का भाग, मस्तक, इसी का विचार करते हैं। ये जो दूसरा भाव है जहां वृषभ राशि है, यहां मुख का विचार करते हैं। ये जो हिस्सा है मुख का, इसका पूरा विचार इस द्वितीय भाव से होता है। तीसरे भाव से देखें तो हाथों का, हाथ का विचार किया जाता है। अब इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा यह भी समझना है, आगे चलकर के आप समझेंगे कि दाहिने हाथ का, बाएं हाथ का विचार भी इसी में होता है। तो यह है मुख्यतः, आप जान लीजिए, हाथों का विचार काल पुरुष के अंगों में हाथ यहां पर आता है। चौथे भाव से हृदय, जो फेफड़ा इत्यादि यहां का जगह है, हृदय। 5वें भाव से पेट का विचार करते हैं, काल पुरुष का पेट वहां होता है। 6ठम से अगर देखें तो ये कमर का जो भाग है, कमर के भाग का विचार इसी 6ठम भाव से होता है। 7वें भाव से अगर देखें तो नाभि, कमर के बीच का जो स्थान होता है, नाभि, कमर और जननांग के बीच का जो स्थान होता है उसको बस्ती कहते हैं, उस भाव का विचार। 8वें भाव से गुप्तांग यानी जननांग का विचार करते हैं। 9वें भाव से जांघ, यानी देखिए एकदम सीधे नीचे क्रम से बढ़ते चले जाइए, जांघ का विचार करते हैं। 10वें भाव से घुटना, जांघ से थोड़ा नीचे बढ़ने पर घुटना आ जाता है। उसके बाद घुटने के बाद का जो स्थान होता है, पिंडली जिसको बोलते हैं, वो पैर पंजा से ऊपर और घुटने के बाद उसमें बीच का जो जगह है उसका विचार 11वें भाव से, यानी कि यहां देखा जाए तो ये काल पुरुष के अंगों में ये भाव है। और 12वें भाव से पैर का जो पंजा है उसका विचार करते हैं, काल पुरुष का अंग है। अब ये जरूरत पड़ेगी आपको, जैसे उदाहरणतया
अगर किसी व्यक्ति के पेट में रोग हो, खाली एक रोग शब्द हम कहेंगे तो रोग है कुंडली का षष्ठम भाव, जिससे मैंने कहा कि रोग रिपु ऋण का विचार करते हैं। लेकिन रोग का विचार करते हैं, रोग किस अंग में है, तो पेट में है। तो पेट कहां है, तो पेट यहां है। रोग है, कहां रोग है, तो व्यक्ति का सर दर्द हो रहा है, तो सर कहां है, यहां है। तो रोग कहीं भी हो, लेकिन वो जगह कौन सा है जिसमें रोग हुआ है, तो हमें उस भाव को देखना पड़ेगा। उदाहरणार्थ, अगर किसी व्यक्ति को पेट से संबंधित परेशानी है तो ये रोग हुआ, यानी पेट से संबंधित रोग है तो ये रोग हुआ। तो रोग के लिए हम षष्ठम भाव को देखेंगे, सत्य है। लेकिन पेट कहां है, तो इसके लिए हम पंचम भाव को देखेंगे, पंचम भाव के स्वामी की स्थिति को देखेंगे, पंचम भाव की स्थिति को देखेंगे और पंचम भाव के कारक को देखेंगे। तो इससे जाकर के क्लियर होगा। इसलिए काल पुरुष के अंगों का याद रखना बेहद जरूरी है। काल पुरुष के अंगों को आपने जाना, भावों के नाम को जाना, अब आ जाती है बारी लक्षण शास्त्र को जानने की। यानी किसी भी भाव से ये तो सामान्य बात हो गया, तनु शब्द मैंने कह दिया। अब बाकी सभी चीजों का विचार हम कैसे करेंगे, इसके लिए कहा कि उपलक्षण और लक्षण शास्त्र का इस्तेमाल करो, मिलता जुलता। अब सबसे पहले बारी आती है लग्न की, जो है तनु। अब किसी व्यक्ति के तन का हमें विचार करना है, तो तन में सब कुछ आ गया, सब कुछ। अगर केवल इसलिए कहा कि लग्न सब कुछ बताता है, तन की बात हमने कही, तो तन में तो सब कुछ आ गया। यहां माथे से लेकर के पैर तक ये पूरा तन ही तो है, सब पूरा शरीर ही है, ये सब कुछ हो गया इसी में। निसंदेह भाव बटे हुए हैं अलग अलग, लेकिन एक लग्न जो है, ये पहला भाव, ये सब कुछ बताता है। अर्थात लक्षण शास्त्र कि सब का मतलब सब, ये खाली तन नहीं, आपसे जुड़ा प्रत्येक विषय आप इससे जान सकते हैं। नोट करिए, मैंने कहा यहां लक्षण शास्त्र लगाया, और लक्षण मिलता जुलता क्या कहता है कि जो हमारा पूरा शरीर है, अगर इसी से संबंधित कोई चीज है तो हम इससे विचार कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, अगर आप हैं तो समाज में आपका नाम है, नाम, मान, सम्मान। तो मान सम्मान के लिए, यश के लिए दशम भाव को देखा जाता है। लेकिन किसका यश होने वाला है, किसका मान सम्मान होने वाला है, आपका। अर्थात विषय कोई भी हो, जैसे भाग्य का विचार किया जा रहा है कि फलाने व्यक्ति का भाग्य बहुत बढ़िया है, तो फलाना व्यक्ति कौन, आप। यानी अगर इसका भी हम विचार कर रहे हैं तो पहले इसी को देखेंगे, ये भोक्ता कैसा है, यानी आपकी स्थिति कैसी है, लग्न की स्थिति कैसी है। भाग्य बढ़िया दिख रहा है, लक्षण शास्त्र के आधार पर अगर हम देख रहे हैं कि हमने कहा भाग्य, तो भाग्य तो अच्छा है, लेकिन भाग्य का भोक्ता कौन है, तो भाग्य का भोक्ता है ये कमजोर है, तो भोग नहीं पाएगा, भोग नहीं पाएगा। अब उसी तरह से आपको प्रत्येक भावों का लक्षण शास्त्र लगाना होगा, यह सीखना पड़ेगा खुद से। उदाहरणार्थ, जैसे ये सारी चीजें कुछ हद तक तो आप लोग जानते भी हैं, जानते हैं इसलिए समझते हैं। उदाहरण से समझिए, जैसे ही द्वितीय भाव को अपने काल पुरुष के अंगों पर जाना कि ये मुख का हम विचार करते हैं, तो दांत कहां है, दांत मुख में है, तो इसका मतलब दांत का विचार भी यहीं से होगा। जिह्वा कहां है, जिह्वा मुख में है, तो इसका मतलब यहीं से विचार होगा। नाक कहां है, नाक मुख पर है, इसका मतलब यहीं से विचार होगा। कान कहां है भाई, यहीं है, यहीं से विचार होगा। अर्थात आपको यह जोड़ते चलना है कि वो चीज कहां से जुड़ रहा है, कहां से जुड़ रहा है, आप उसके बारे में समझ लेंगे। उदाहरणार्थ और एक समझिए कि कुंडली के 12वें भाव से कोर्ट कचहरी का भी आप विचार क्यों करते हैं, कोर्ट कचहरी का विचार क्यों करते हैं कुंडली के 12वें भाव से, कभी आप सोचे। निसंदेह ये व्यय का भाव है, अच्छा बुरा सभी तरह का व्यय यही भाव प्रदर्शित करता है, लेकिन यह भाव असल में षष्ठम के सामने पड़ता है, और षष्ठम भाव रोग, रिपु और ऋण का, रिपु का घर है। तो रिपु से जुड़ करके कोई अच्छे कार्य तो हो नहीं सकते, कोर्ट कचहरी का ही चक्कर लगेगा। सो कोर्ट कचहरी का अगर आप लक्षण शास्त्र लगाएं तो विचार कराएगा यहां से। और दूसरा बात सुनिए, आप विचार करिए कि कुंडली में नींद का विचार 12वें भाव से करते हैं। अब सवाल उठता है कि नींद का विचार 12वें भाव से क्यों करते हैं। सोचिए कि नींद का विचार 12वें भाव से क्यों करते हैं। नींद भी एक प्रकार का भोग है, नींद भी एक प्रकार से देखा जाए तो भोग है। जब आपको नींद मिलती है तो आपको आनंद आ जाता है, आह सुख मिल गया, सुख मिला, भोग हुआ। तो असल में कुंडली का 12वां भाव भोग का भाव है, तो नींद भी भोग है, अतः यहीं से विचार हुआ। अब जब 12वां भाव नींद का भाव है तो सोते किस पर हैं आप, बिस्तर पर, तो बिस्तर कहां होगा, यहीं पर होगा।
तो अब नींद से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी जो उससे जुड़ी हैं वो सब यहीं पर आ जाएंगी। आशा करता हूं ये बहुत आसान है, केवल आपको लक्षण मिलाना है, केवल आप लक्षण मिलाइए और उससे बाकी की चीजें जुड़ते चले जाइए। आज जब आपको बताने आ रहा था तो मैं अध्ययन कर रहा था, क्योंकि बताने से पहले समझना भी पड़ता है ताकि मैं वो पॉइंट छोड़ ना दूं। बड़ा एक जबरदस्त विषय समझना होगा कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि इंश्योरेंस का पैसा हमें मिलेगा या कब तक मिलेगा, तो इसका विचार हम कैसे करेंगे? तो धन भाव और लाभ भाव तो ये है, लेकिन लक्षण शास्त्र कहता नहीं, इंश्योरेंस का मुख्य अगर मुद्दा देखा जाए तो मृत्यु से संबंधित है। जाहिर सी बात है, किस लिए कराया आपने? कि व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो लक्षण शास्त्र कहता है कि मृत्यु तो यहां है, तो उससे संबंधित धन का विचार यहीं से होगा, और इस धन के सामने, इसी भाव के सामने यह धन का भाव आता है। तो इंश्योरेंस के धन की बात अगर हम करेंगे तो यहीं से हमें विचार करना पड़ेगा, यानी लक्षण। अब इसी भाव को ले लीजिए, अष्टम भाव को। अष्टम भाव को कहा मृत्यु का भाव। मृत्यु का भाव कहा, यहां पर काल पुरुष के अंगों में देखें तो जननांग शब्द लिखा है, यानी सबसे गुप्त स्थान। स्त्री हो या पुरुष, सबका गुप्त स्थान है वो। अब मृत्यु से ज्यादा गहरा गुप्त रहस्य किसका है? आज तक मृत्यु का रहस्य कोई नहीं समझ सका। मृत्यु सबसे ज्यादा गुप्त है। तो कहा कि जितने भी गुप्त शब्द आते हैं, जहां जहां पर लक्षण शास्त्र से जोड़ो, जितनी भी चीजों में गुप्त चीजें आती हैं, रहस्यात्मक, वो सब यहीं आएंगी। जिसके रहस्य पर हम रिसर्च कर रहे हो, खोज कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, पता लगा रहे हो, जो गुप्त हो, जिसके बारे में हमें कुछ आइडिया न हो, वो सब यही है। जो छुपा हुआ हो, ढका हुआ हो, वो सब यही है। तो जितनी भी गुप्त बातें होंगी वो यहीं से, यानी लक्षण शास्त्र आपको याद रखना है। कोई चिंता मत करिए कि कोई भी भाव आप उठा लीजिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले कार्यक्रम में किसी ने मुझसे पूछा था कि मन का विचार कहां से होगा। उदाहरण से आपसे मैं पूछता हूं, मन का विचार कहां से होगा? मन का विचार कहां से होगा? देखिए, बुद्धि कहां से विचार किया जाता है? पंचम भाव से। तो बुद्धि जहां है, बुद्धि के पास ही मन है। तो बुद्धि और मन एक रूप है, एक जगह पर है। बस इतना ही विचार करना है। इसके साथ ही साथ अगर इस तरह की स्थितियां आपने जोड़नी शुरू कर ली तो आपको भाव भावात का सिद्धांत भी जो है, भावात भावों का सिद्धांत भी जो है, वो याद रखना होगा कि भाव से भाव को गिनना। उससे भी जब आप याद रखेंगे तो आप सहजता और सरलता से बाकी चीजों को गिन लेंगे। जैसे आप ये समझिए कि मामा का विचार कुंडली में कहां से होता है? तो कहा गया षष्ठम भाव से। क्यों? क्योंकि कुंडली का जो ये चौथा घर है, ये मां का घर है। तो मां का भाई, छोटा भाई मामा। अब बड़े भाई का विचार करेंगे तो 11वां घर हो जाता है, तो उस तरह से आगे हम बढ़ जाएंगे। उसी तरह से आपके साला साली का विचार करना है तो कहां से करेंगे? यहां से। क्यों? क्योंकि ये पत्नी का घर, पत्नी के भाई बहन। सासू मां का विचार करना हो तो कहां से करेंगे? यहां से। ये आपकी पत्नी अथवा पति, उनकी मां। तो ये भावात भावम का सिद्धांत है। लेकिन आज इस विषय को मैं आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन आज मेरा मुख्य मुद्दा था कि 12 भावों को अपने सामने आपने रख लिया। इसमें 3 चीजों को मात्र आपको याद करना है, सब याद नहीं करना, मात्र मुख्यतः 3 चीज। कौन कौन? 12 भावों के नाम, मुख्यतः किन चीजों का विचार होता है, ताकि आपको लक्षण जब उसमें जोड़ना पड़े, उपलक्षण उसका जोड़ना पड़े, तो आपको समझ में आ जाए। तो 12 भाव के नाम रट के याद रहना चाहिए। अब जैसे यहां धर्म भाव है, तो धर्म से ही आपका आने वाला भाग्य बनता है, तो वो यहां से जुड़ेगा। यहां से मतलब जितनी भी चीजों को आप लक्षण उसका मिलाइए केवल। जैसे पत्नी भाव को आपका पत्नी कहते हैं, तो पत्नी को पार्टनर भी कहते हैं, तो कहा कि पार्टनर का भी विचार यहीं से करो। जो भी पार्टनर जीवन काल में आपके होंगे, सब यहीं से विचार होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको पहले तो इन भावों के नाम रट के याद रहने चाहिए। दूसरा, काल पुरुष का कौन सा अंग किस भाव में है, यह अवश्य याद रखना चाहिए। उदाहरणार्थ, अगर किसी के घुटने में दर्द होने लगे, तो घुटने में, जोड़ों में उसके दर्द है, तो यह रोग है। तो रोग के लिए तो आपने इस भाव को देख लिया। लेकिन अगर आपको यह नहीं पता कि 10वां भाव जो है वो घुटने को प्रदर्शित करता है काल पुरुष के अंगों में, तो आप भटक जाएंगे। आप केवल इस भाव को देखेंगे। तो आपको काल पुरुष का जो अंग है वो पूर्णतः याद होना चाहिए कि अगर घुटने में दर्द है तो हम रोग भाव को देखेंगे, 10वें भाव की स्थिति को देखेंगे, 10वें भाव की स्थिति को देखेंगे। काल पुरुष के अंगों में 10वें भाव की राशि कौन सी पड़ रही, इसको देखेंगे। तो सीधी मकर राशि पड़ती है, शनि की राशि है ये। तो इससे संबंधित इन रोगों की हम चर्चा करेंगे और उस पर विचार करेंगे। अर्थात लक्षण शास्त्र जोड़ने का आपको पूर्णतः अनुभव होना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके पास आया
और आने के बाद कहा कफ जन्य रोग हो रहा है, बच्चे को बचपन से ही निमोनिया का रोग है, कफ जन्य रोग है। कफ कहां होता है? छाती में, सीने में। अब वो कहां है? जहां हृदय होगा। तो जहां हृदय है वहीं सीने का भाव है, वही छाती है, वहीं कफ जमता है। तो हम इस भाव को देखेंगे। ये कितना सरल है। तो आप काल पुरुष के अंगों को याद कर लीजिए, तो इससे बाकी की चीजों को समझने में आसान हो जाएगा। और लक्षण जोड़ना आपको सदैव आना चाहिए। लक्षण जोड़ना आपको सदैव, एक ही भाव से दुनिया भर की बहुत सारी चीजों का विचार होता है। अभी तो कई बार इस पर बहुत सारे ग्रंथ बाद में भी लिखे गए हैं, बहुत सारे ग्रंथों में चर्चा है, लेकिन मुख्यतः चर्चाओं में जाएंगे तो उलझेंगे। कुछ बातें लिखी होंगी कि ये विचार कर लीजिए, ये विचार कर लीजिए, वो कुछ बातें होंगी। लेकिन अगर आपने ये सीख लिया कि ये इससे मिलता जुलता है, सबसे सरलता पूर्वक आपको ये याद रखना है कि ये भाव है और इससे यही मिलता जुलता चीज है। इस भाव का नाम ये है और इससे ये मिलता जुलता है। जैसे अगर कुंडली के 9वें भाव का धर्म भाव नाम है, धर्म नाम है। अब उदाहरण से समझिए, आप जब तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो वो तीर्थ यात्रा किस उद्देश्य से करते हैं? धर्म के उद्देश्य से करते हैं। तो तीर्थ यात्रा का विचार कहां से होगा? धर्म भाव से होगा। यानी उससे जुड़ी जितनी भी चीजें, अब आप कोई अच्छा कार्य करने वाले हैं, मंदिर बनवाने वाले हैं, धर्म का कोई कार्य करने वाले हैं, धर्म से जुड़ा जितना भी काम करेंगे सब यहीं आ जाएगा, इसी भाव में आ जाएगा, वो सब इसी भाव में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जब आप उसका लक्षण जोड़ने लगेंगे तो आपको बड़ी सहजता और सरलता हो जाए। क्योंकि मैं अगर चार्ट लिख करके ले आता हूं 10, 12, 15, 20 नाम, तो उससे क्या होगा कि आप कुछ नाम तो याद कर लेंगे लेकिन बाकी काम नहीं समझ पाएंगे। और इसको अगर समझ जाएंगे कि कहना क्या चाहता है तो आपको नाम याद नहीं करना पड़ेगा। दो ही चीजें होती हैं, या तो रटना और दूसरा होता है समझना। आप लोग उम्र के जिस पड़ाव में होकर के सीख रहे हैं वहां पर रटना मायने नहीं रखता, फिर सीखना, समझ जाना। समझ जाइए कहना क्या चाहता है, आपको समझ में सब आ जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं 12 भाव के नाम, काल पुरुष के अंगों के नाम और लक्षण आप खुद से जोड़ने का प्रयत्न करिए। आप अभी तो कई सारे, हो सकता है शब्द मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा हो, आपके दिमाग में कोई चीज उत्पन्न हो रहा हो तो उस पर उंगली रख लीजिए। किसी भी भाव पर कोई भी एक विषय उठा करके, कुछ भी, और उसको उठा करके इस पर रख लीजिए। याद रखिएगा 10वें भाव से शासन, प्रशासन इत्यादि सबका विचार होता है। ये कर्म का भाव है, तो कर्म से जितने जुड़े हुए लोग चीजें हैं, कर्म से जो चीज, सब इसी में आ जाएंगे। सब बहुत सरलता और बहुत सहजता से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो आप इस पर एक बार मंथन करिए, और जो नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं लेके बताऊंगा। जब तक ये विषय क्लियर नहीं होगा, ये सबसे मुख्य विषय है, क्योंकि इसी पर पूरी कुंडली का विश्लेषण टिका हुआ है। तो इससे जानना जरूरी है। तो इस पॉइंट को फिर से समझेंगे अगर नहीं समझ में आया। आज के लिए बस इतना है, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।